सभी को मेरा नमस्कार। जो अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 7वां है, पाठ हमारा, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन के दिन। तो ये जो हमारा शीर्षक है और जिनके लेखिका है हमारी महादेवी वर्मा जी। तो ये जो हमारा जो पाठ है ये महादेवी वर्मा जी के बारे में, उनके बचपन के बारे में है। तो किस प्रकार से उनका बचपन बीता, तो आइए हम सबसे पहले महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय जानेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखा शहर में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रयाग में हुई, मतलब इलाहाबाद प्रयाग विद्यापीठ से प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया और सन 1987 में उनका देहांत हो गया। महादेवी जी के छायावाद के प्रमुख कवि थी। महादेवी छायावाद की प्रमुख कवि थी और उन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी की हैं और उनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ, इनकी रचनाएं हैं सारी। उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया, मतलब उनको पद्म भूषण भी मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। महादेवी वर्मा जी की साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुंदेलिया तक पहुंचाने का श्रेय भी हमारी महादेवी जी को है। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं संरक्षण करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। तो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कि जो मेरे बचपन, जो हमारा शीर्षक है पाठ का, तो वहाँ पे एक टिप्पणी की गई है। तो महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृतियों के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ती रही और इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैया, विद्यालय में सहपाठी और छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसंगों का भी बहुत सजीव वर्णन है। तो आइए हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। मतलब लड़की, मतलब जो अपने परिवार में बहुत दिन, मतलब कई पीढ़ियों के बाद लड़की हुई थी। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है कि उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही वो परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की और हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा। मुझे सब सहना नहीं पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी और हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाई थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते हैं कि हमको सब विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ही ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृति भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन चरपाई के नीचे जाके छिपी। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने, और माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी और गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। तो पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। और उसके उपरांत उन्होंने मुझे मिशन स्कूल में रख दिया
मुझको मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था और प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने मैं रोने धोने लगी। मैं जब जाने लगती थी तो रोने धोने लगती थी। तब उन्होंने मुझे क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेज दिया, जहाँ 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था और उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी और ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेज़ था, मतलब मेज़ था, और उस मेज़ में प्याज तक नहीं बनता था। यहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। हर एक कमरे में 4 छात्राएं होती थी। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी, उनकी जो पहली साथी थी सुभद्रा कुमारी मिली, और 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी, मुझसे उनसे 2 साल बड़ी थी। वह कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी और पद में गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभात गाती थी और शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मेरे भी ब्रजभाषा में लिखना प्रारंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं थी। मैं भी वैसे ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी और प्रतिष्ठित हो चुकी थी, मतलब प्रतिष्ठा उनको मिल चुकी थी। उनसे छिप छुपा कर लिखती थी। मैं एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैं डर कर मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क के किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। बहुत सा मतलब उनकी किताबों में से कविता निकल पड़ी, और उनमें से तब कैसे किसी अपराध को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़े। पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई, मतलब दोनों दोस्त बन गई। क्रास्थवेट में एक पेड़ की डाल के नीचे थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। और उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में आया करती थी। सन 1917 में आया करती थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट में से मैडम हमको साथ लेके जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओध जी अध्यक्ष होते थे तो कभी श्री पाठक होते थे, तो कभी रत्नाकर जी भी होते थे। कभी कोई होता था। अब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते थे, मतलब कब हमारा नाम पुकारा जाए तो बेचैनी से सुनते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं थे, मतलब उन्होंने इतने पदक 100 से कम पदक नहीं उन्होंने जीते। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। उनकी एक कविता पे उनको चांदी का कटोरा मिला और उस पर नक्काशीदार सुंदर था, मतलब उस पर नक्काशी थे सुंदर। और एक दिन सुभद्रा नहीं आई थी और सुभद्रा नहीं आई थी और सुभद्रा पराय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए और हम लोग सब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक या दो आने देश के लिए बचाते थे, और बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास गई तो अपना कटोरा भी लेते गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर, बापू तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया। लौट आई। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, पर कविता सुनने को उन्होंने नहीं कहा। लौट कर अब
मैंने तो सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला कटोरा बापू को दे दिया। मतलब वही मन मन खुश हो रही थी कि जो मैंने पुरस्कार में कटोरा पाया था, मैंने बापूजी को आंदोलन के लिए दे दिया। सुभद्रा जी का छात्रावास छोड़ चली गई थी। सुभद्रा जी उनकी तो दोस्त थी, वो छात्रावास छोड़ के चली। सुभद्रा कुमारी चौहान भी एक लेखिका है, बहुत सुंदर लेखिका है, जो आपके 6ठी क्लास में इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी होगी। आपकी झांसी की रानी इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो इन्होंने छात्रावास छोड़ के चली गई थी, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की बेजेबुन्यासा हमारे कमरे में आकर रही और कोल्हापुर से आई थी। और जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरे डेस्क का साफ कर देती थी और किताबें ठीक से रख देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ अवकाश, मतलब कुछ समय मिल जाता था, उसकी मदद कर देती थी। जेबून मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, तो मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, उस्तानी जी मतलब कोई लड़की थी, जीनत बेगम। जेबून जब इकड़ते यहाँ लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती, तो उस्तानी जी उसे टोकते, मतलब उसको टोक देती। बिना ना रह जाता था। वह देसी कौवा मराठी बोली। जेबून कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबून मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी कि हम मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे। उसने कहा, मैं मराठी तो मराठी ही बोलूँगे। उस समय ये देखा मैंने, सांप्रदायिकता नहीं थी। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वह आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की लड़कियां आपस में बुंदेली बोलती थी, और कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते थे हिंदी, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोली करते थे, मतलब आपस में बातचीत अपनी भाषा में करते थे। ये बहुत बड़ी बात थी कि हम एक मेज पर खाते थे, मतलब एक ही मेज पे खाते थे और एक प्रार्थना में खड़े होते थे, और कोई विवाद नहीं होता था, कोई प्रकार का विवाद, लड़ाई झगड़ा नहीं होता था धर्म जाति को लेके ना, ये कहना चाहते हैं। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का, आगे देखेंगे, मेरे बचपन का वही क्रम चल रहा था। जब विद्यापीठ आई तो बचपन का वही क्रम चल रहा था, आज तक चलता आ रहा था। जब तक वो नहीं वहाँ से गई तब तक वो क्रम चलता रहा। कभी कभी बचपन से संस्कार ऐसा होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि जब जहाँ रहते हैं वहाँ जबरा के नवाब रहते थे, जहाँ रहते थे वहाँ जबरा के नवाब रहते थे, और उनकी नवाब छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे और उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे। हमारा जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी, और बहनों को राखी बांधनी चाहिए, और राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार, मतलब खाना पीना नहीं चाहिए, निराहार रहना चाहिए। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह हम मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ। वहाँ तो ताई साहब ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। वहाँ हमारी माँ को दुल्हन कहती थी, वो हमारी माता को दुल्हन कहती थी। दुल्हन कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई
ताई चाची नहीं होती, वह अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, और नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इन बच्चों की कपड़े लाई हूँ, इन बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, बहुत ही सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही आगे जाकर प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी चांसलर रहे। तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहबा ने दिया। कहने का मतलब है कि जो ताई साहबा ने नाम दिया वही चला आगे जाके। उन्होंने रखा था ना मनमोहन, तो उनका नाम मनमोहन वर्मा, ठीक है, रखा गया था, वो आगे आगे तक ही चला। और उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ तो हमारे घर में वे अवधी बोलते थे और वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना था। आज वह सपना खो गया, तो ऐसी आज स्थिति नहीं है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। वो भारत की जो दीन दशा है, लोग जाति पाति और भाषा को लेके जो लड़ाई झगड़ा चलता, उसके लिए महादेव वर्मा जी ने बोला है। तो आज शायद ये सपना सत्य होता तो भारत की कथा कुछ और होती। इस प्रकार ही हमारा पाठ खत्म हो गया है। तो आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।